At Healing Hands, the doctors and experts aim to provide their patients with an experience that leads to healing in a calm and soothing ambience. Dr. Porwal has done groundbreaking work in the treatment of complex fistulas. The philosophy of this clinic is curing with care, and Dr. Porwal leaves no stone unturned in doing just that. अभी डॉक्टर आपने बोला कि वन शुड अवॉइड जंक फूड, सो कैन यू टेल अस कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल शुड वन मेंटेन इन ऑर्डर टू कीप पाइल्स एट बे? So it's a very good question, and to simplify it, because almost all my patients who suffer from piles or fissures, they will ask me this question कि डॉक्टर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. तो we have actually simplified this by by something which we call it as 3 C's. So we actually strongly promote 3 C's. 3 C's में it's cow's ghee, curd and cow's milk. ये तीनों चीज़ें डाइजेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका अच्छा बैलेंस रखने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है. तो ये हम स्ट्रांगली प्रमोट करते हैं 3 C's. अवॉइड करना है उसको हम 3 P's बोलते हैं. इसमें एक ये है कि प्रोसेस्ड फूड, सेकेंड इज़ पैकेज्ड फूड एंड थर्ड इज़ प्रिजर्व फूड. सो ऑन अ लाफिंग नोट में मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप फ्रेश मेड वड़ा पाव खा सकते हो, लेकिन पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड जो है, प्रिजर्व फूड, ये मत खाइए. जैसे कि जो आपको मार्केट में मिलते हैं ना, आप चिप्स खा लेते हो, पैक किए हुए रहते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटेड फूड रहता है जो काफ़ी दिनों तक फ्रिज में रखा हुआ रहता है और खा लेते हैं. ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है. और ये चीज़ें हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में मिसल, वड़ा पाव काफ़ी फेवरेट है लोगों का, तो इनसे भी ज़्यादा डेंजरस है ये प्रिजर्व फूड और पैकेज फूड, तो ये अवॉइड करना चाहिए. एंड लास्टली जो हम हमारे सभी पेशेंट्स को बोलते हैं, अवॉइड शुगर. सो शुगर इन माय ओपिनियन is not good because it can lead to constipation, it affects the digestive system, it feeds the bad bacteria in the intestines. So sugar is a strict no, and we try to create as much as awareness as possible on this aspect. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी चीज़ें के पीछे एक मिथ रहता है, सो कुड यू टेल अस सम ऑफ द कॉमन मिथ्स अराउंड पाइल्स? अगर मैं पाइल्स के मिथ्स के बारे में बोलूँगा तो मे बी हमें एक पूरा सेपरेट सेशन करना पड़ेगा क्योंकि लोगों के काफ़ी मिथ्स है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें इन शॉर्ट डिस्कशन करना चाहिए. सबसे पहला मिथ ये है जो लोगों को लगता है कि ये एक बीमारी एक बार हो जाती है पाइल्स की तो ये लाइफ टाइम रहती है और एक बार ठीक नहीं होती है. तो वैसा नहीं है. इस बीमारी को हम रूट से पूरी तरह से 100% ठीक कर सकते हैं. सेकेंड, लोगों का मिथ ये रहता है कि ये बीमारी जो है इसको सिर्फ ऑपरेशन, ये एक ही सलूशन है. तो वैसा भी नहीं है. इसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है. अगर आप राइट टाइम पे प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाते हो तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को पूरी तरह से दवाइयों से ठीक किया जाता है. इनफैक्ट हीलिंग हैंड्स क्लिनिक में हमने कुछ स्पेशल प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स डेवलप किए गए हैं जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पाइल्स के पेशेंट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव है और उनको पूरी तरह से प्लांट बेस्ड मेडिसिन से हम ठीक कर सकते हैं. अगर आपकी बीमारी ग्रेड 3 में है और ग्रेड 4 में है तो इसको हम सर्जरी का एडवाइस करते हैं और उसके लिए हम लेज़र सर्जरी रेकमेंड करते हैं या फिर हम स्टेपलर सर्जरी रेकमेंड करते हैं अगर वो ग्रेड 4 में रहेगा तो. थर्ड मिथ जो है लोगों का कि ये बीमारी का ऑपरेशन करने से कंट्रोल चला जाता है या फिर ये बीमारी फिर से होती है, तो ये कुछ हद तक सही था. ट्रेडिशनल सर्जरीज में ऐसी इसकी रिस्क थी कि कंट्रोल जाता था, आपको 2-2, 3-3 महीना बेड रेस्ट करना पड़ता था, पर क्योंकि उसमें टाँके होते थे. लेकिन अभी जो मॉडर्न एडवांस टेक्निक है जो हमने डेवलप की है जिसको हम लेज़र हिमरोडोपेक्सी बोलते हैं, जो रिसेंटली हमने इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश की, सीरीज़ हमारी 1200 पेशेंट्स की थी, उसमें हमने देखा है कि रिकरेंस रेट मतलब वापस होने का चांस इज़ हार्डली 1%, और कंट्रोल जो जाने की रिस्क रहती है वो बिल्कुल नहीं थी क्योंकि इसमें कोई टाँके नहीं थे या ड्रेसिंग्स नहीं थे. एक कंफ्यूजन इंटरनेट पे ऐसे हो रहा है कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को या फिर वुमेन को ही पाइल्स होता है. कुड क्लियर दैट आउट? तो ये भी एक काफ़ी कॉमन मैं बोलूँगा मिथ है क्योंकि एक्चुअली ये बीमारी एडल्ट एज में और ओल्ड एज ग्रुप में दोनों में देखी जाती है. इनफैक्ट रिसेंटली अगर मैं दिन में तकरीबन 100 पेशेंट्स देखता हूँ तो उसमें से अगर मुझे बाइफर्केशन करना होगा तो 2 से 3 बच्चों को देखता हूँ मैं जिनका एज ग्रुप रहता है 5 to 15, और ये लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से काफ़ी टाइम कमोड पे बैठना पड़ता है, इनका पॉटी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुआ रहता है, तो इन लोगों को भी हमने देखा है कि इनको भी पाइल्स हो जाते हैं. लेकिन इनको हम सिर्फ दवाई से ही ठीक करते हैं, पॉटी ट्रेनिंग से ठीक करते हैं.
दूसरा जो एज ग्रुप है जो सबसे कॉमनेस्ट है इनफैक्ट वो है 25 to 45 एज ग्रुप। ये एज ग्रुप में पाइल्स सबसे ज़्यादा कॉमन है। हमारा जो डेटाबेस है विच इज़ ऑफ मोर देन 1 लाख पेशेंट्स, इसमें हमने देखा है कि द कॉमनेस्ट एज ग्रुप इज़ 25 to 45 अगेंस्ट द मिथ कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, वैसा नहीं है। और ये इस एज ग्रुप में क्यों हो रहा है, क्योंकि इस एज ग्रुप में जो है 25 to 45 इसमें लोग करियर के पीछे भागते हैं, उनके टाइमिंग्स फिक्स नहीं रहते हैं, उनको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। और मैंने ये भी देखा कि काफ़ी सारे लोग बिकॉज ऑफ मोबाइल एडिक्शन मोबाइल कैरी करते हैं, वॉशरूम में काफ़ी टाइम बैठते हैं, ज़ोर लगाते हैं, उसके वजह से जो बवासीर की नसें है, पाइल्स की नसें, ये बाहर आ जाती है और पाइल्स कॉमनली हो जाते हैं। थर्ड जो है जो हमने देखा है वो है फीमेल्स में। फीमेल्स में इसका जो इंसिडेंस है वो ऑलमोस्ट सेम टू मेन है, लेकिन रिसेंटली जो हमारा डेटा आ रहा है उसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि ये बीमारी फीमेल्स में थोड़ी सी ज़्यादा कॉमनली दिखी जा रही है कंपेयर टू मेल पेशेंट्स। फीमेल्स में इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, उसका वन ऑफ द कॉमन फैक्टर इज़ IVF जो बोलते हैं, इनफर्टिलिटी जो है उसका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। इनफर्टिलिटी में आपको हार्मोन्स लेने पड़ते हैं, काफ़ी सारे मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं, और इसके वजह से बॉडी हीट बढ़ने की वजह से पाइल्स का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है इन पेशेंट्स में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब पेट में प्रेशर बढ़ जाता है तो बवासीर की जो नसें रहती है, पाइल्स की जो नसें थी वो फूक जाती है, एंड दैट लीड्स टू ब्लीडिंग एंड प्रोलैप्स during the pregnancy. But if it can be diagnosed at the right stage, it can be treated with plant-based medications, and eventually what we have seen is post-delivery, if they maintain the diet properly, if they perform pelvic floor physiotherapy and exercises, then it can actually be cured on its own without any surgical treatment. Thank you very much, doctor.